चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जो 4000 साल पहले कहीं खो गई थी। अब देखिए, उसे समझने के लिए हमारे पास कोई किताबें या लिखा हुआ इतिहास नहीं है। हमारे पास सिर्फ वो चीजें हैं जो वो लोग पीछे छोड़ गए, कुछ ईंटें, टूटे फूटे मनके और इंसानी हड्डियां। आज हम इन्हीं सुरागों के जरिए हड़प्पा सभ्यता की इस अविश्वसनीय कहानी को परत दर परत खोलेंगे। और सारी कहानी की शुरुआत होती है यहां से। ये कोई मामूली पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में 4000 साल पुरानी एक पहेली है। ये एक हड़प्पा मोहर है और शायद इसी में उस पूरी खोई हुई सभ्यता की चाबी छुपी है। इस पर बना ये जानवर और ये अजीब से निशान, ये एक ऐसा कोड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। इस मोहर पर जो लिखा है वो क्या है, ये कोई नहीं जानता। आज तक कोई भी हड़प्पा लिपि को पूरी तरह से समझने में कामयाब नहीं हो पाया है, और इसने हमें उन लोगों को समझने के एक सबसे जरूरी औजार के बिना छोड़ दिया है, उनकी अपनी आवाज। तो फिर सवाल ये है कि हम करें क्या? अगर हम उनके शब्द ही नहीं पढ़ सकते तो हम उनकी दुनिया में दाखिल कैसे होंगे? हम उनकी कहानी को जानेंगे कैसे? जवाब जमीन के नीचे धूल में दबा हुआ है। जब शब्द खामोश हो जाते हैं ना, तब पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट्स एक तरह से जासूस बन जाते हैं। वो उन चीजों में सुराग ढूंढते हैं जो हजारों साल पहले लोग पीछे छोड़ गए थे, और फिर उन टुकड़ों को जोड़कर अतीत की एक तस्वीर बनाते हैं। तो ये रहे हमारे सुराग, टूटे हुए बर्तन, पुराने जमाने के औजार, गहने, यहां तक कि उनकी हड्डियां भी। हर एक चीज एक कहानी कहती है। ये ईंटें, मनके और अस्थियां ही वो अक्षर हैं जिनसे हम हड़प्पा के लोगों की उस खोई हुई भाषा को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जरा एक कदम पीछे हटते हैं और इस सभ्यता के असली स्केल को समझते हैं। हम यहाँ किसी छोटे मोटे गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक विशाल, बहुत ही विकसित दुनिया की बात कर रहे हैं जो हजारों सालों तक फली फूली। देखिए, हड़प्पा सभ्यता कोई रातों रात नहीं बन गई थी। इसकी एक लंबी कहानी है। शुरुआत हुई लगभग 6000 ईसा पूर्व, जब छोटी छोटी खेती करने वाली बस्तियां थीं। फिर आया 2600 ईसा पूर्व का दौर। ये इनका सुनहरा दौर था, जब बड़े बड़े और हलचल भरे शहर थे। और फिर 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये रहस्यमयी तरीके से खत्म होने लगी। ये बदलाव कितना जबरदस्त था, वो इन नक्शों को देखकर साफ पता चलता है। बाईं तरफ देखिए, शुरुआती दौर की छोटी बिखरी हुई बस्तियां। अब दाईं तरफ नजर डालिए, बूम, विकसित हड़प्पा दौर में ये एक विशाल, आपस में जुड़ी हुई दुनिया बन चुकी थी, जो आज के अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक फैली थी। ये एक तरह का आबादी का विस्फोट था। लेकिन जो बात हड़प्पा के लोगों को सच में सबसे अलग करती है, वो थे उनके शहर। ये अचानक या बेतरतीब ढंग से नहीं बसे थे। नहीं, ये धरती के सबसे पहले प्लैन्ड अर्बन सेंटर्स में से थे, जो एक अविश्वसनीय दूरदर्शिता और ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हैं। मोहनजोदड़ो के खंडहरों में चलिए और आपको ये प्लानिंग तुरंत महसूस होगी। शहर को बहुत सोच समझकर 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक ऊंचा किले जैसा दुर्ग और एक विशाल निचला शहर। ये एक साफ सामाजिक व्यवस्था की तरफ इशारा करता है, एक ऐसा समाज जो संगठित और स्ट्रक्चर्ड था। और ये प्लानिंग हर जगह दिखती है। जरा सोचिए, एकदम सीधी सड़कें जो एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में बनी हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात, ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले सड़कें और नालियां बनाई और फिर उनके किनारे घर बनाए। और ईंटें, वो सब एक ही आकार की हैं, चाहे आप किसी भी शहर में हो। ये एक केंद्रीय और शक्तिशाली शासन का पक्का सबूत है। और फिर आती है उनकी जल निकासी व्यवस्था। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। हर एक घर शहर की मुख्य नालियों से जुड़ा था, और ये कोई मामूली खुली नालियां नहीं थीं, ये ढकी हुई थीं, और उन्हें साफ करने के लिए मैनहोल्स भी बने थे। ये अपने समय से सदियों आगे की पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग थी। यहां तक कि मशहूर पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके, जिन्होंने इन जगहों की खुदाई में सालों बिताए, वो भी हैरान थे। उन्होंने लिखा कि ये निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। ये एक ऐसे समाज की ओर इशारा करता है जो सफाई और पब्लिक हेल्थ को बहुत ज्यादा महत्व देता था। अच्छा, तो हमने बड़े बड़े शहरों की बात कर ली, सड़कों की, नालियों की, लेकिन उस इंसान का क्या जो इन सड़कों पर चलता था? एक आम हड़प्पावासी का जीवन कैसा था? वो लोग क्या खाते थे? एक बार फिर सुराग हमें कलाकृतियों में ही मिलते हैं। जले हुए अनाज के दाने बताते हैं कि वो गेहूं, जौ और दाल जैसी कई फसलें उगाते थे।
और जानवरों की हड्डियां हमें मवेशियों, भेड़ों और बकरियों को पालतू बनाने की कहानी कहती हैं। मतलब एक बहुत ही डाइवर्स और टिकाऊ हाल था उनका। यही तो आर्कियोलॉजी का असली जादू है। हम एक बहुत ही साधारण सी चीज से शुरू करते हैं, जैसे कि मिट्टी से बनी ये छोटी सी बैल की मूर्ति। और इस छोटे से सुराग से हम एक बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वो बैल से परिचित थे तो ये बहुत मुमकिन है कि वो खेतों की जुताई के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। तो देखा, एक छोटी सी मूर्ति हमें उनकी खेती करने के तरीकों के बारे में कितना कुछ बता गई। और वो सिर्फ खेती में ही माहिर नहीं थे, पानी के मैनेजमेंट में तो वो कमाल के थे। अफगानिस्तान में हमें फसलों की सिंचाई के लिए नहरों के सबूत मिले हैं। मोहनजोदड़ो में सोचिए, लगभग 700 कुएं खोदे उन्होंने, और गुजरात के धोलावीरा में पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाए। ये उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग और प्लानिंग का सबूत है। अब देखिए, इतने बड़े पैमाने पर पानी का इंतजाम करना ये किसी अकेले का काम तो नहीं हो सकता। इसके लिए एक संगठित समाज की जरूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बराबरी वाला समाज था? क्या सब बराबर थे, या हड़प्पा समाज में भी अमीर और गरीब का फर्क था? इसका पता लगाने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट मिली चीजों को 2 हिस्सों में बांटते हैं, रोजमर्रा की चीजें और कीमती चीजें। साधारण मिट्टी के बर्तन जैसी उपयोगी चीजें तो हर जगह मिलती हैं, लेकिन फयान्स के बर्तन जैसी दुर्लभ और सुंदर चीजें वो सिर्फ मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों में ही मिलती हैं। फयान्स मतलब एक तरह का कीमती मटीरियल जिसे रेत को घिसकर उसमें रंग और गोंद मिलाकर पकाया जाता था। ये समाज में बंटवारे का एक मजबूत संकेत है। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। मान लीजिए एक तकली मिली जो सूत काटने का एक रोजमर्रा का औजार है, लेकिन वो फयान्स जैसी कीमती चीज से बनी हो तो अब इसे क्या कहेंगे, एक साधारण चीज या विलासिता की? ये हमें याद दिलाता है कि अतीत को समझना हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। तो अब तक हमने इन बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर एक पूरी दुनिया की तस्वीर बनाने की कोशिश की है। एक ऐसी दुनिया जो संगठित थी, सरल थी और जटिल भी थी। लेकिन ये सब हमें हमारी यात्रा की शुरुआत में वापस ले आता है, उस अनसुलझे रहस्य के पास। भले ही हम उनकी लिखी बातें नहीं पढ़ सकते, लेकिन उनकी विरासत वो बहुत कुछ कहती है। उनकी ईंटें, उनके मनके, उनकी हड्डियां एक ऐसी सभ्यता की कहानी सुनाती हैं जो अपने समय से बहुत आगे थी। एक ऐसी सभ्यता जो आज भी हमें हैरान करती है और प्रेरित भी। और हम वापस वहीं आकर रुकते हैं जहां से हमने शुरू किया था, उसी रहस्यमयी मोहर पर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नई खुदाई के साथ हम थोड़ा और सीखते हैं। लेकिन आखिरी सवाल वहीं का वहीं है, एक ऐसा सवाल जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। ये खामोश लिपि अपने अंदर कौन से राज छिपाए हुए हैं, और क्या हम कभी उन्हें खोल पाएंगे?